हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपनी फैन फिक्शन आप ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को अपने बचपन के बारे में बताया था। अब हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग बैठा हुआ था और वांग जी की मदर का इंतज़ार कर रहा था। इन कुछ दिनों में जब से विंग वांग जी की मदद से मिल के आया है, तब से विंग कभी कभार वांग जी की मदद से मिलने के लिए जाता था, लेकिन वांग जी उसे रोज़ नहीं जाने देता था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता विंग बहुत जल्दी थक जाए। एंड रिसेंटली वांग जी की मदर बहुत जल्दी रिकवर करने लगी है, जिस वजह से वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। और विंग भी वांग जी को इस तरह से हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है। आज वांग जी की मदर की डिस्चार्ज का दिन है, एंड विंग वेट कर रहा है कब वांग जी अपनी मदर को लेकर इस मिशन में आएगा। विंग लिविंग रूम में बैठा ही हुआ था, तो वो देखता है बाहर से कुछ लोग अंदर की तरफ आ रहे थे। वो लोग वेनिंग, वेंचिंग, न्यूहसेंग, शुयांग, शाओशिन चैन थे, जो वांग जी की मदर के साथ मिलने के लिए आए थे। एंड उनके साथ हाइक्वान भी थे। विंग उन लोगों को देख कर खुश हो जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है, एंड न्यूहसेंग भी भागकर विंग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। न्यूहसेंग ड्रामेटिकली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम हम लोगों को भूल गए? तुम क्लब क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है वांग जी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है, कुछ स्पेल शायद, है ना? इसलिए तुम हमें भूल चुके हो और हमें फ़ोन भी नहीं करते। ऐसा कहते हुए वो मुंह बना लेता है। न्यूसन के ऐसे ड्रामा देखकर विंग हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, एक्चुअली वो थोड़ी दिन तक बिजी चल रहा था, एंड उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पा रहा था। वांग जी विंग को ऐसे अकेले नहीं छोड़ता है, स्पेशली वेंचाओ के उस इंसिडेंट के बाद से। इसलिए विंग अकेले क्लब में नहीं जा पाता है, एंड वांग जी को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसे अपने काम के साथ साथ अपनी मदर को भी संभालना जो पड़ता है। विंग ये सब कुछ समझता है, एंड वो वांग जी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो जितना हो सके वांग जी को रिलैक्स फील करवा सके, एंड वांग जी हमेशा रिलैक्स एंड खुश रहे। न्यूसंग विंग के साथ बात कर रहा था, एंड वहाँ पे मौजूद बाकी सब भी विंग से उसका हाल चाल पूछ रहा था। वो लोग एक साथ बैठ चुके थे एंड बात कर रहे थे कि वांग जी की मदर आज बहुत सालों बाद आने वाले हैं। पहले से ही वांग जी की मदर बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, जिस वजह से हमेशा वांग जी अपनी मदर के लिए परेशान रहा करता था। बहुत कम उम्र में ही वांग जी को अपनी मदर की सारी जिम्मेदारी लेना पड़ा था, जिस वजह से बहुत ही कम उम्र से ही वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करने लगा था, एंड काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो चुका था। विंग जितना वांग जी के बारे में सुन रहा था, उसे वांग जी के ऊपर और भी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। वो सब लोग ऐसे ही एक साथ बैठ के बात कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से एक कार के हॉर्न सुनाई देता है। उन्हें लगता है शायद वांग जी अपनी मदर को लेकर आ गया है। सबका फोकस मेन गेट की तरफ ही था, तभी वो सब लोग देखते हैं कि मेन गेट से वांग जी नहीं, वांग जी का लॉयर अंदर की तरफ आ रहा था। विंग वांग जी की लॉयर को देखते ही अपनी जगह से खड़ा होता है। वांग जी का लॉयर विंग के सामने आके खड़ा होता है और विंग को ग्रीट करता है। विंग भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि वो अभी यहाँ। तभी वांग जी का लॉयर विंग से पूछता है, क्या सर यहाँ घर में नहीं है? ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे, आप प्लीज़ बैठ के उनका इंतज़ार कीजिए। ये सुनने के बाद वो लॉयर एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं उन सर के लिए इंतज़ार कर लूँगा यंग मास्टर। ऐसा कहते हुए विंग को थैंक यू कहता है और वहाँ पे बैठ जाता है। विंग देख पा रहा था कि लॉयर का फेस थोड़ा सा टेंस है, इसलिए विंग क्यूरियसली उस लॉयर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम इतना ज़्यादा टेंस क्यों लग रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या केस में कुछ गड़बड़ हो गया है? ये सुनते ही सबका ध्यान उस लॉयर और विंग की बातों पर जाता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, एंड वो लोग वांग जी की लॉयर को जानते हैं, एंड उन लोगों को ये भी पता है कि वांग जी की लॉयर अभी कौन सी केस के ऊपर बिजी है। इसलिए केस का नाम उनके कान में आते ही उन लोगों का अटेंशन विंग और वांग जी की लॉयर के ऊपर चला जाता है। वांग जी की लॉयर सीरियस था एंड सीरियसली विंग की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी की लॉयर कुछ देर तक कुछ सोचता है, फिर अपने सिर को धीरे से हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूँ। फिर वांग जी की लॉयर अपने गले को साफ करते हुए कहता है, एक्चुअली आपका जो केस है, उस केस को मैं सेल्फ डिफेंस केस की तरफ मोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होने की वजह से हम वैसा कुछ एक्शन नहीं दे पा रहे। वेंचाओ के पास तो शायद बहुत सारे प्रूफ होंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर वांग जी की लॉयर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे वैसे मुझे बस एक प्रूफ चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो वेंचाओ के खिलाफ बयान दे सके। उसके बाद मैं इस केस को खुद से हैंडल कर पाऊंगा।
लेकिन ऐसा पर्सन मुझे कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप और वांग जी हम आप दोनों को कहे कि वेंचो के खिलाफ बयान देने का, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि केस आपके ऊपर ही चल रहे हैं एंड हम ऐसे ही किसी पर्सन को वहाँ खड़ा नहीं कर सकते। जो पर्सन वेंचो के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड ही नहीं है, उस पर्सन को केस में खड़ा करके वेंचो के खिलाफ ही बुलवाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा कहते हुए वो एक गहरा सा सांस भरता है और नीचे देखने लगता है। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है इस चीज़ को लेकर। विंग का फेस भी सीरियस हो जाता है, वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या सच में विंग वेंचाओ के साथ हार जाएगा, वेंचाओ जीत जाएगा? अगर विंग हार गया तो वेंचाओ उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा? विंग यही सोच रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो वे वांग जी की लॉयर छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज़ आप घबराइए मत यंग मास्टर, मैं और सर है ना, हम दोनों संभाल लेंगे। प्लीज़ इन सब चीज़ों की वजह से खुद को प्रेशराइज मत कीजिए और रिलैक्स रहिए। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और नोट कर देता है। विंग उनकी लॉयर की तरफ सीरियसली देख रहा था। विंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था विंग वांग जी का जो लॉयर है वो विंग को बस कंफर्ट फील करवाना चाहता है, लेकिन विंग अभी काम नहीं हो सकता क्योंकि केस उसके ऊपर ही है। विंग वांग जी के लॉयर की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से वेंचिंग बोल पड़ता है, अगर हम लोग वेंचाओ के खिलाफ बयान दें तो क्या नहीं हो पाएगा? ये सुनते ही सब लोग की अटेंशन वेंचिंग की तरफ जाता है। सब लोग वेंचिंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी वेंचिंग की तरफ ही देख रहा था। वेंचिंग फिर से कहता है कि मैं वेंचाओ के खिलाफ बयान देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो लॉयर थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या क्या आप वेंचाओ के क्या लगते हैं? तो वेंचिंग कहता है, मैं उसका कज़न सिस्टर हूँ। ये सुनते ही वो लॉयर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी हैरानी भरी आवाज़ से कहता है, क्या कज़न सिस्टर? लेकिन आप क्यों आपके भाई के खिलाफ बयान देंगे? ये सुनने के बाद वेंचिंग एक स्मिक करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हम लोग संभाल लेंगे। वेंचिंग ने जब वेंचाओ की उस बात को सुना था और वेंचाओ को समझाने के लिए गया था, वेंचाओ ने वेंचिंग के साथ बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट किया था। वेंचिंग को लगा था कि वो बात बोलकर वेंचाओ को समझा पाएगा और वेंचाओ को इन सारी चीज़ों से निकल पाएगा, लेकिन वेंचाओ ने जब उस तरह से रिएक्ट किया था, वेंचिंग बहुत ज़्यादा भड़क गया था और इसी वजह से वो बस वेंचाओ को सबक दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता वेंचाओ जैसा विंग के साथ किया ऐसा और किसी के साथ करे। वहाँ पे मौजूद सारे लोग वेंचिंग की तरफ देख रहे थे। उन्हें बहुत अच्छे से बताया वेंचिंग कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है एंड वो है भी। तभी हमें बाहर से किसी कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो वहाँ पे वांग जी अपनी मदर के साथ आ गया था। वांग जी जब अपनी मदर के साथ मैनेजमेंट के अंदर आता है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं एंड सारे लोग मिसेस लैन को ग्रीट करने लगते हैं। वांग जी की मदर भी सबको ग्रीट करते हैं। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? वैसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तुम्हें। ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ जाता है। वो अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है एंड उसने भी वांग जी की मदर को बहुत ज़्यादा मिस किया। उसके बाद सारे लोग वांग जी की मदर के साथ थोड़ी देर तक बात करते हैं। फिर उन लोगों के लिए थोड़ा खाने का इंतज़ाम किया जाता है। फिर सारे लोग खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। खाना खाकर जाने के पहले वेंचिंग एंड वांग जी की लॉयर ने वांग जी को बता दिया था कि वेंचिंग वेंचाओ के खिलाफ बयान देगा एंड वांग जी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। विंग वांग जी की मदर को उनके रूम में छोड़ आता है एंड उन वांग जी की मदर की जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ वांग जी की मदर के पास ही रखते हैं। विंग वांग जी की मदर को आंटी करके एड्रेस करते हुए कहता है कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो विंग को कह सकती है, लेकिन वांग जी की मदर ने विंग को डायरेक्टली कह दिया था कि वो वांग जी की मदर को मदर कह सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। विंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था क्योंकि शायद कितने सालों बाद वो किसी को मदर कह सकता है, इस वर्ड को कह सकता है। उसकी मदर के गुजर जाने के बाद उसे कभी भी अपनी मदर वाला वो लव या मदर बोलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन आज वांग जी की मदर की वजह से वो वांग जी की मदर को अपनी मदर की तरह ट्रीट कर सकता है एंड उन्हें मदर बोल सकता है। विंग तुरंत ही वांग जी की मदर को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू मदर। वांग जी की मदर भी विंग के सिर पर धीरे से पैट करते हुए कहता है, तुम्हें इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चा, मैं भी तुम्हारी मदर की जैसी हूँ। विंग भी बहुत टाइटली वांग जी की मदर को हक करता है, लेकिन जनरली क्योंकि वो जानता है वांग जी की मदर अभी भी बीमार है एंड वो अभी वांग जी की मदर को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहता। विंग वांग जी की मदर की रूम से बाहर आता है और अपने रूम में जाता है। वो जब अपने रूम में एंटर करता है तो वो देखता है वांग जी फ़ोन में किसी से बात कर रहा था। वांग जी अपनी लॉयर से बात कर रहा था उस केस के बारे में, क्योंकि केस कुछ ही दिन में कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वांग जी को महसूस हो जाता है कि विंग आया है।
वो भी विंग के हाथ को धीरे से रब करता है। उसके बाद फ़ोन पर अपनी बातों को फिनिश करके विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मदर सो गई? विंग भी अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ वो सो गई। वांग जी स्माइल करता है और विंग के फोrehead पर किस करता है। उसके बाद वांग जी को कुछ याद आता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कल तुम्हारा चेकअप का डेट है, तुम्हें याद है ना? विंग अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ मुझे याद तो है, तुम तो जाओगे मेरे साथ। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद वो दोनों बेड पे चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग का चेकअप कंप्लीट हो चुका था और वांग जी और विंग दोनों ही अपने हाथ पकड़े हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में वेंचिंग के साथ साथ जिंजुशन और यानी को खड़े हुए मिलते हैं, जो डॉक्टर शेन से बात कर रहे थे। वांग जी को बहुत अच्छे से याद है डॉक्टर शेन और डॉक्टर लू, वो दोनों ही इस हॉस्पिटल का बेस्ट गायनोलॉजिस्ट है। एंड वांग जी को ये भी बहुत अच्छे से याद है वेंचिंग एंड जियान यानली, वो दोनों भी एक गायनोलॉजिस्ट है। वांग जी उन दोनों की तरफ देखकर फ्रोज हो जाता है। फिर एक बार उन दोनों की तरफ देखता है, एक बार वांग जी की तरफ देखता है। इनको कुछ समझ नहीं आता कि वांग जी हिल क्यों नहीं रहा है। तभी डॉक्टर शेन वांग जी की तरफ देखते ही स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर लान आप यही है, थैंक गॉड, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। एक्चुअली मैं और डॉक्टर लू हम दोनों ही आउट ऑफ सिटी जा रहे थे कुछ महीने के लिए, हमें कुछ इमरजेंसी आ गए थे, तो हम सोच रहे थे कि विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दें। देखिए ये है डॉक्टर वेन एंड ये है डॉक्टर जियांग, ये दोनों ही आज से विंग का चेकअप करवाएंगे एंड इन दोनों को मैंने स्पेशली विंग के लिए रखा है। ये सुनते ही वांग जी एंड विंग फ्रोज हो जाते। वो एक बार वेंचिंग एंड जियांग की तरफ देखता है, एक बार डॉक्टर शैन की तरफ देखता है। डॉक्टर शैन तो स्माइल कर रहे थे पहले उन दोनों को देखकर, लेकिन उन दोनों के रिएक्शन देखकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज थे। वो कन्फ्यूजिंगली उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, आप लोग एक दूसरे को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तभी वेंचिंग कहता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना वांग जी? ऐसा कहते हुए वो वांग जी को घूरने लगा। उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वेंचिंग का ऐसा लुक देखकर विंग का तो डर के मारे उसका सलाइवा उसके गले में अटक गया था। वो घबरा गया था एंड वांग जी के स्लिप्स को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी भी विंग के हैंड को काफ़ी टाइटली पकड़ लिया था। वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वेंचिंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये वेंचिंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तुम्हें करना भी होगा, एक्चुअली मैं तुम्हारी पार्टनर का डॉक्टर जो बन चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को घूरने लगा, जैसे कि वो वांग जी को अभी खा जाने वाला है। वेंग जी को देख के ऐसा लग रहा था वो काफ़ी गुस्से में है। जियान यानी को देख के भी लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक है, लेकिन फिर भी उसका नेचर पोलाइट होने की वजह से वो विंग की तरफ देखकर एक सॉफ्टली स्माइल कर देता है। विंग भी जियान यानी की तरफ देखता है और एक ऑकवर्डली स्माइल करता है। अब हमें वांग जी की लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंचिंग, जियान अली, जिन जुशन, वांग जी की मदर सारे लोग वांग जी और विंग के सामने खड़े हुए थे एंड वांग जी और विंग उनके सामने बैठे हुए थे। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो और सारे लोग बस उन्हें बातें सुनाने और पनिश करना चाहते हैं अभी। तभी वांग जी की मदर वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है कि आजान, तुम्हें नहीं लगता कि ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस है और तुम्हें ये बात मुझे बताना चाहिए था? जिस दिन तुमने मुझे विंग से मिलाया था कि तुम्हें मुझे उस दिन नहीं बताना चाहिए था? ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, मदर आप उस कंडीशन में नहीं थे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था एंड मैंने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया था। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप विंग से पूछ सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी की मदर एक शाय करता है, उसे पता है उसका बेटा उसका केयर करता है एंड शायद उसके बेटे ने ये सब कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। फिर वेंचिंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी मदर की बात छोड़ दो, तुम्हारी मदर बीमार थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम भी क्यों बीमार है, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है विंग जब क्लब में हमारे साथ था तभी वो प्रेग्नेंट हुआ था, लेकिन तुम्हें ये बात हमें बताना चाहिए था। मुझे डाउट तो हुआ था लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि विंग एक मेल है और ये केस काफ़ी रेयर है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सारी चीज़ अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे? और हम तुम्हारे सामने तुम्हारे दो डॉक्टर दोस्त रहते हुए तुमने क्यों हमें कुछ नहीं बताया? ये कहते हुए वो पासी के टेबल में एक पंच कर देता है। वांग जी को पता है पेंजिंग का गुस्सा काफ़ी खतरनाक है, लेकिन वांग जी अपनी आय को रोल करते हुए कहते हैं, अब बस भी करो, तुम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हो, विंग को इससे तकलीफ होगी। ये सुनने के बाद वेंचिंग एक शाय करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे विंग को तकलीफ नहीं देना चाहती, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम इतना बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगा सब कुछ अकेले हैंडल करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा? फिर वो कहता है, तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में क्या पता है? एक वुमन तक प्रेग्नेंट होने के पहले 10 बार सोचते हैं और विंग तो एक मेल है,
तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर तुमने किसी को बताया भी नहीं। ऐसा कहते हुए वांग जी को घूरने लगा। उसके बाद वेनचिंग के पास जो यानी खड़ी हुई थी वो वेंजी को थोड़ा सा काम करते हुए कहता, ठीक है वेंचिंग, अब शांत भी हो जाओ। वैसे भी उस समय जो सिचुएशन होगा उसमें शायद वांग जी कंफर्टेबल नहीं था तुम्हें ये सब बताने में। ये सिचुएशन काफ़ी अजीब है, तो प्लीज़ तुम वांग जी को भी समझने की कोशिश करो। वेंजी को वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम करती है और विंग के पास आकर बैठते हुए कहती है, वैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितने मंथ हो गए हैं। ये सुनने के बाद विंग कहता है 3 मंथ। वेंचिंग एक गहरा सा सांस भरती है। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं और यानली है ना, हम दोनों संभाल लेंगे एंड हम दोनों तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है वांग जी की वजह से तुम शायद किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम आ गए हैं। अब वांग जी तुम्हें किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं कर पाएगा। ऐसे कहते हुए वांग जी घूमने लगा। वांग जी हैरानी से वेंचिंग की तरफ देखने लगा था। वो सोचता है उसने कब विंग को टॉर्चर किया। इवन विंग तो शायद ये सब कुछ हाइड रखना चाहता था। वो अपने मन में ही ये सब बोलता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता उस टाइम। वेंचिंग ने क्लब के जो लोग विंग के क्लोज थे उन सबको भी विंग के न्यूज़ बता दिया था। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे वेंचिंग की बातें सुनकर। वेंचिंग ने उन सबको एक्सप्लेन भी किया था कि ये सब कुछ रेयर ज़रूर है, लेकिन विंग के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विंग के पास बचपन से ही एक बेबी को कैरी करने का एबिलिटी है। ये सुनने के बाद वो लोग काफ़ी हैरान हुए थे। न्योसंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हैरान के मारे बेहोश ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल लिया था। वो न्यूज़ सुनने के बाद वो सब लोग जब विंग के साथ मिलने आए थे, उन लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट की थी कि विंग ने पहले क्यों उन लोगों को नहीं बताया। अगर वो लोग उन लोगों को पहले पता चल जाता तो वो लोग विंग के पहले से बहुत ज़्यादा ध्यान रखते। विंग ने उन सबसे माफ़ी मांगा था। पहले तो वो लोग नखरे दिखा रहे थे, लेकिन वांग जी के घूरना देखकर वो लोग बाद में शांत हो गए थे। वांग जी बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा था कि वो लोग विंग को इस तरह से परेशान कर रहा है, एंड उन लोगों को भी समझ आ रहा था कि वांग जी विंग को लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। मैडम लैन को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि वांग जी विंग का इतना ज़्यादा केयर जो करता है। एंड दूसरी तरफ हियरिंग के दिन जब वेंचाओ और विंग को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था, वेंचिंग के साथ साथ वहाँ पे मौजूद क्लब के बाकी लोग भी वेंचो के खिलाफ बयान दिया था, जिससे वेंचो बहुत ज़्यादा फर्क गया था। वेंचो को लगा नहीं था कि वो सारे लोग वेंचो के खिलाफ जाएंगे। एंड उसके साथ साथ वेंचाओ ने इससे पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत गलत किया था। उन लड़कियों को भी उन लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, एंड वहाँ पे उन लड़कियों ने भी बयान दिया था कि वेंचाओ कितना ज़्यादा खराब और गंदा इंसान है, एंड वो लड़कियों को किस तरह से ट्रीट करता है। विंग के लिए ये केस थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन सब लोगों के बयान की वजह से और वेंचाओ के पास भी उतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होने की वजह से कि विंग ने ही वह वैसा कुछ किया था, जिस वजह से जज को मानना ही पड़ता है कि वेंचाओ ही खराब था और विंग ने बस अपनी सेल्फ डिफेंस की वजह से ये सब किया था। जज ने विंग को छोड़ दिया था, लेकिन उस वेंचाओ इतनी सारी लड़कियों के साथ इतना गलत किया था, जिस वजह से वेंचाओ के 12 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाया गया था। उस इंसिडेंट के बाद वांग जी ने चिंसू का भी ठिकाना लगाया था। वांग जी ने पहले तो चिंसू को बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब उसे पता चला था कि वेंचाओ की इन सारी करतूतों में चिंसू भी शामिल है, उसने बहुत अच्छे से चिंसू को अपने रास्ते से हटा दिया था। चिंसू के बारे में वहाँ पे मौजूद किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन वांग जी को पता है, एंड उसने चिंसू के साथ क्या किया है बस वही जानता है। विंग की पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में वांग जी के फ्रेंड्स, वांग जी के मदर एंड वांग जी भी विंग का पूरा सपोर्ट करता है। विंग अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत ज़्यादा खुश था, एंड विंग को उन लोगों ने इतना ज़्यादा पैम्पर किया था कि जिसका फल वांग जी को भोगना पड़ता था। विंग मिडनाइट में उठकर वांग जी को या कुछ ऑर्डर करता रहता था, एंड वांग जी को वो सब मारना ही पड़ता था, नहीं तो विंग या तो बहुत ज़ोर से रोने लग जाता था या फिर चिल्लाने लग जाता था, या फिर वो मैडम लैन के पास चला जाता था और कहता था कि वांग जी उसका कोई भी बात नहीं सुनता और उसका ख्याल नहीं लगता, एंड जिस वजह से वांग जी को बहुत बुरी तरीके से क्लास भी पढ़ता था। बिना गलती के उसे सज़ा भी मिलता रहता था। वांग जी अपने मन में ही सोचता था कि एक्चुअली विंग को हो के गया है, क्या पहले वांग जी ने जो कुछ भी किया है उसका सज़ा अब विंग उससे दे रहा है। वांग जी बस एक शाय करता और विंग की सारी डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करता, क्योंकि ना ही उसे विंग से डांट खाना था और ना ही उसे मैडम लैन से डांट खाना था। पेंचिंग और याली भी विंग का फिजिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे वो लोग। विंग का जब डिलीवरी का टाइम आया था, वांग जी बिल्कुल भी ऑफिस जाना बंद कर चुका था। वो हमेशा विंग का पास रहता और विंग का ख्याल रखता। विंग को अगर
वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत पड़ता, वांग जी हमेशा विंग को कैरी करता और उसे वॉशरूम में छोड़ा था। विंग का वेट अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए विंग हमेशा वांग जी से कहता कि उसे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो चल सकता है। लेकिन फिर भी वांग जी स्टबनली विंग को हमेशा कैरी करता एंड उसे हमेशा अच्छा फील करवाने की कोशिश करता। इस समय विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड चबी हो चुका था एंड इस टाइम वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एक बेबी की तरह। इस समय विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल भी हो चुका था एंड हमेशा वो अनईजी फील करता है, ये विंग के चेहरे पे ही दिखता था, जिस वजह से हमेशा वांग जी अपनी कंपनी से विंग को ईजी फील करवाने की कोशिश करता था। विंग का जब डिलीवरी का टाइम हो रहा था तब वांग जी विंग के ऑपरेटिव रूम के बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था और वहाँ पे मौजूद बाकी लोग हाईक्वान, शुयेंग, शाओ शिनचैन सारे लोग वांग जी को कंफर्ट फील करने की कोशिश करता, क्योंकि वो लोग देख सकते थे वांग जी कितना ज़्यादा पैनिक है एंड अंदर से आते हुए विंग की उन चीखों से उन लोगों को भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने बस वुमन को ही ऐसे चिल्लाते हुए देखा है, किसी मैन को नहीं। वांग जी और विंग को एक बेबी बॉय हुआ था जिसे वांग जी अपने हाथ में लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बेबी उसका है एंड वो अभी उसके हाथ में है। वांग जी उसे हाथ में लिए हुए था एंड उसके आंखों से आंसू भी गिर गए थे। वहाँ पे मौजूद बाकी लोग काफ़ी हैरान थे, लेकिन वो लोग खुश भी थे। उन्हें पता है वांग जी अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, इसलिए वो शायद अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वांग जी की मदर भी वांग जी की बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे एंड वो विंग और वांग जी को कह रहे थे कि वो लोग जल्दी शादी कर ले। विंग और वांग जी उन दोनों का प्लान पहले से ही रेडी था कि विंग जब अपनी बेबी को बर्थ दे देगा उसके कुछ महीने बाद ही वो दोनों शादी कर लेंगे एंड उस मुताबिक जब विंग के डिलीवरी के 4 महीने बाद ही उन लोगों की शादी की प्लानिंग किया जाता है एंड एक शादी का डेट फिक्स किया जाता है। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग वांग जी के बेड पर बैठ के अपने बेटे आइवन को मिल्क फीड करवा रहा था। आइवन अभी 4 मंथ का हो चुका था एंड वो काफ़ी चबी एंड हेल्दी बेबी था। विंग अपनी एक उंगली से आइवन के गाल पर फिरा रहा था एंड कभी कभी उसे पोक कर रहा था। आइवन को जब महसूस हो रहा था कि विंग उसे डिस्टर्ब कर रहा था कि वो विंग के उस उंगली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आइवन की ऐसी क्यूट हरकत देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। विंग आइवन को फीड करवा ही रहा था कि तभी उस रूम का गेट ओपन होता है और बाहर से वांग जी अंदर आता है। वो देखता है कि विंग आइवन को मिल्क फीड करवा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम थक चुके होंगे ना, वेडिंग में बहुत सारे लोग आए थे। ये सुनते ही विंग एक स्माइल करता है, अपने सिर को नोट कर देता है। हाँ, आज वांग जी एंड विंग का वेडिंग था एंड आज उनके वेडिंग नाइट है। वांग जी विंग के कोट को विंग की बॉडी से अलग करते हुए कहता है, तुम इसे उतार दो नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। विंग स्माइल करता है, नोट कर देता है। विंग का जब आयवन को फिट करवाना हो जाता है, वांग जी आयवन को विंग से लेता है और विंग को कहता है कि वो फ्रेश हो जाए। विंग स्माइल करता है, अपने सिर को नोट करके वो वहाँ से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अभी आयवन के साथ खेलने लगा था एंड आयवन के साथ बात करने लगा था। वांग जी की हर बातों पे आयवन स्माइल करता था, जैसे कि वो वांग जी की सारी बातों को समझ रहा था और वांग जी की सारी बातों पर रिएक्ट कर रहा था। वांग जी को ये सारी बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था और वांग जी को आयवन पता नहीं क्यों हमेशा विंग की याद दिलाता था। वांग जी आयवन के साथ खेल ही रहा था कि उसे अपनी डोर पर किसी का नॉक सुनाई देता है। वांग जी आयवन को सेफली उस बेड पर रख कर डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। बाहर वांग जी की मदर मैडम लैन खड़े हुए थे। वांग जी की मदर अंदर झाँकते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम लोग सो गए थे? ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहते, नहीं, विंग अभी तक आयवन को फीड करवा रहा था, अब वो वॉशरूम में गया है फ्रेश होने के लिए। ये सुनने ही वांग जी की मदर एक स्माइल करते हुए कहते हैं, एक्चुअली मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड को लेने के लिए आया था, मुझे नींद नहीं आ रहा था। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को साइड करता है और अंदर आके आयवन के पास जाता है और वाइन को अपने बाहों में भर लेता है। आयवन भी अपनी ग्रैंड मदर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो हंसने लगता है। वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, मदर, मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकता हूँ, आप आयवन को यह भी छोड़ सकते हैं। तभी वांग जी की मदर एक टीजिंगली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं आयवन को छोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि आयवन ने मुझे बताया था कि उसे ना बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है, इसलिए उसे एक ब्रदर या फिर सिस्टर चाहिए जल्दी से जल्दी, एंड मुझे भी बहुत लोनली फील हो रहा है, तो मुझे भी जल्दी से जल्दी एक दूसरा ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखकर आँख मार देता है।
वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था। वो अपनी मदर की तरफ देखते हुए डीप वॉइस में कहते हैं, मदर आइवन आपके गोद में है। आइवन हंसने लगा था अपनी ग्रैंडमदर की बातों को सुनकर। आइवन को कुछ समझ तो नहीं आया था, लेकिन वो हमेशा हंसता था जब भी उसके सामने कोई बात करता था। तो मैडम लैन वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करती है, फिर आइवन के साथ बात करते करते वहाँ से निकल जाती है एंड वांग जी को अपनी नाइट अच्छे से बिताने के लिए भी बोल जाती है। वांग जी के दोनों कान रेड हो गए थे एंड विंग भी वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले मैडम लैन की सारी बातों को सुन लिया था, इसलिए विंग का फेस भी रेड हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है कि मदर ये सब क्या बोल रहे थे, अभी अभी तो मैंने आयुन को भर दिया था, अभी क्या दूसरा ग्रैंड चाइल्ड। वो अपने मन में ही ये सोचते हैं, अपने सिर को हिलाते कहते हैं, नो नो नो, मुझे बताए वांग जी को अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और वांग जी के पास जाते हुए कहता है, क्या मदर आयुन को ले गए। वांग जी बस अपने सिर को नोट कर देता है। वो दोनों अब बेड पे आ चुके थे। विंग और वांग जी अपनी अपनी जगह लेटे हुए थे। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग को काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो दोनों पहले भी एक साथ सो चुके हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्यों विंग को ऑकवर्ड फील हो रहा था। लगता है इसी वजह से कि पहले वो दोनों मैरिड नहीं थे, लेकिन अभी वो दोनों लीगली मैरिड थे, लीगली हस्बैंड्स थे। विंग एक ऑकवर्ड फील करता है ये सोचते हुए कि वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कभी कभी वांग जी की तरफ देख रहा था, कभी कभी सीलिंग की तरफ देख रहा था। फिर वो गहरा सा सांस भरते हुए कहते हैं, वैसे आज बैंक्वेट हॉल में मज़ा आया था ना। नियोसंग ने तो इतना पी लिया था कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, एंड वेनिंग का तो हालत ही ख़राब कर दिया था उसने। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे बहुत रात हो गया है, हम दोनों ही काफ़ी थक गए, हमें शायद सो जाना चाहिए, है ना। ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगता है। वांग जी बिना आंखों को ब्लिंक करे हुए विंग की तरफ देख रहा था। वो हूँ कहते हुए कहता है, लेकिन मदर ने कहा उन्हें और एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। ये सुनते ही विंग का बॉडी ठंडा पड़ जाता है। वो कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम। वांग जी एक स्मिक करते हुए कहता है, मदर ने जो कहा मुझे लगता है तुमने वो सुना होगा। विंग हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं सुना, चलो चलो बहुत रात हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस ब्लैंकेट को लेता है और अपनी तरफ ओढ़ने की कोशिश ही करता है कि वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग अपनी काँपती हुई वॉइस में कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो। फिर वांग जी स्मिक करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें मदर की विश को पूरी करनी चाहिए, एंड मदर ने कहा आइवन भी यही जाता है। फिर वो विंग के कानों में धीरे से कहते, मुझे लगता है हमें एक दूसरा बेबी मेक करना चाहिए जल्दी से जल्दी, है ना। ये सुनते ही विंग घबरा जाता है। वो अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहते, नो नो नो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा कहते हुए वांग जी को अपने से हटाने नहीं वाला था कि वांग जी उन दोनों के ऊपर उस ब्लैंकेट को ओढ़ लेता है और अपने पैशनेट किस से विंग की बोलती बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में वांग जी अपनी लव मेकिंग से विंग को इतना ज़्यादा क्रेजी कर देता है कि विंग वांग जी से ज़्यादा डिमांड करने लगता है, जिसे वांग जी बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री स्माइल करता है और उस रात विंग को अपने प्यार से पूरी तरीके से भर देता है, जिससे कि विंग और एक हफ्ते तक चल ना सके। सो है एवरीवन, मैं आप ब्लूमिंग क्रिस्टल का लास्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपने इस फैन फिक्शन को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।